आज हम यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स में तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत और व्यतिकरण को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तरंग प्रकाशिकी क्या चीज़ है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के तरंगों वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। एक्चुअल में प्रकाश को ये माना गया है कि प्रकाश में तरंगों के गुण भी विद्यमान होते हैं। तो तरंगों के जो गुण विद्यमान होते हैं, उन सभी गुणों का अध्ययन जो है भौतिकी की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को हम तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो तरंग पहले जो है किरण प्रकाशिकी पढ़ा हमने, उसमें ये था कि तरंग ये प्रकाश में कणों के गुण होते हैं। बाद में हाइगेंस के सिद्धांत के बाद ये माना गया कि प्रकाश में तरंगों के गुण होते हैं, और इसकी पुष्टि जो है विभिन्न घटनाओं के द्वारा हुई, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये 3 घटनाएं ऐसी थी जिनसे ये बात पता चला, इस बात का पता चला कि प्रकाश में तरंगों के गुण विद्यमान हैं। और तब एक भौतिकी की नई शाखा का जन्म हुआ जिसमें प्रकाश के तरंगों वाले गुणों का अध्ययन किया गया, उसे कहा गया तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। अब जो है इसमें सबसे पहले तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। हम जानते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उस ऊर्जा को माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य जो है वो तरंगें करती है। तो माध्यम में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का स्थान संचरण जो है, उस ऊर्जा का संचरण प्रगामी तरंगों के द्वारा किया जाता है। और जब माध्यम में ये तरंगें संचरित होती हैं, तो माध्यम के कण, जैसे माना यहाँ पर एक कण है, ये कण अगर यहाँ ऊर्जा, ये तरंगें जिसमें ऊर्जा को आगे संचरित या ले जा रही होंगी, उसमें माध्यम के कण क्या कर रहे होंगे, ये माध्यम के कण तरंग के द्वारा जो है अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन गति करेंगे, या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर। तो माध्यम में जब तरंग का संचरण होता है, तो माध्यम के कण तरंग के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के कारण जो है ये कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन गति करते हैं, या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर। अब इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जब माध्यम के कण तरंग के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन गति करेंगे, तो उस समय हम ये मान रहे हैं कि माना यदि 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चल रही हैं, एक ही रेखा में चल रही हैं, जैसे यहाँ पर एक तरंग ये है और एक तरंग ये ले रखा गया, ये दोनों तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक ही रेखा में एक साथ गमन कर रही हैं, तो माध्यम के यहाँ पर जो माध्यम के कण होंगे, जैसे माना ये कण है, तो ये जो कण होगा, ये इस पहली तरंग के कारण इस कण का जो विस्थापन है, या इस पहली तरंग के कारण ये कण क्या करेगा, अपनी साम्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन गति करेगा, ऐसे ऊपर नीचे। तो माना इसमें किसी समय उत्पन्न अधिकतम आयाम वो है A1। आयाम का मतलब अधिकतम विस्थापन। हो सकता है किस समय ये कण यहीं तक जा रहा हो, थोड़ी देर बाद फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक अधिकतम यहाँ तक आ रहा, तो ये दूरी ये कहलाएगा अधिकतम विस्थापन A1। तो माना किसी समय माध्यम में तरंग के चलने पर किसी कण का जो अधिकतम विस्थापन अर्थात आयाम है वो A1 है। उसी समय माध्यम में जो दूसरी तरंग चल रही थी, उसके कारण उसी कण में उत्पन्न आयाम जो है ये A2 है। तो दोनों तरंगें एक साथ यहाँ पर माध्यम में एक ही रेखा में चल रही हैं। इन दोनों तरंगों के कारण उस माध्यम के किसी कण में उत्पन्न आयाम ये है A1 और A2। तो तब इन दोनों तरंगों के कारण क्या होता है, ये दोनों तरंगें आपस में मिलकर जिस नई तरंग को पैदा करती हैं, वो कहलाती है परिणामी तरंग। इसी को हम अध्यारोपण कहते हैं कि जब माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगें एक साथ एक ही रेखा में गमन करती हैं, तो उन तरंगों के अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न होती है, और उस नई तरंग को हम परिणामी तरंग कहते हैं। तो उस परिणामी तरंग के कारण यहाँ पर उस कण का आयाम क्या होगा, ये हमने देखना है। तो इसमें पहली तरंग के कण का आयाम A1 है, दूसरी तरंग के कण उत्पन्न आयाम A2 है। तो यदि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरंगें इस प्रकार की हैं कि जब पहली तरंग का श्रृंग प्राप्त हो रहा है, जिस क्षण उसी क्षण दूसरी तरंग का भी क्या हो रहा है,
श्रृंग प्राप्त हो रहा है, और जब दोनों तरंगों के जब इस तरंग का गर्त प्राप्त हो रहा है उसी क्षण इस तरंग का भी गर्त प्राप्त हो रहा है। यानी तो उस समय क्या होगा, माध्यम के पहली तरंग के कारण उत्पन्न आयाम और दूसरी तरंग के कारण उत्पन्न आयाम ये हैं A1 A2। तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न जो नई तरंग होगी उसके कारण उत्पन्न आयाम हो जाएगा इनका बीजीय या सदिश योग A1 प्लस A2। अर्थात इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो नई तरंग पैदा होगी वो नई तरंग ये है। इस नई तरंग के कारण यहाँ पर उत्पन्न आयाम हो जाएगा कण का A1 प्लस A2। ठीक है, अर्थात जब तरंगे दोनों तरंगे इस प्रकार के हैं कि दोनों के एक साथ श्रृंग प्राप्त हो रही है, एक साथ गर्त प्राप्त हो रहे हैं, तो उस समय माध्यम के कण का परिणामी तरंग के द्वारा उत्पन्न आयाम क्या होगा, इन दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न आयामों के बीजीय योग के बराबर। यानी A1 A2 आयाम है तो परिणामी तरंग के कारण उत्पन्न आयाम हो जाएगा A1 प्लस A2। परंतु अगर ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि हर क्षण जो है दोनों तरंगों के श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त आपस में प्राप्त हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरंग का जिस समय श्रृंग प्राप्त हुआ उसी समय दूसरी तरंग का माना गर्त प्राप्त हुआ। ये वाली स्थिति है, माना कि माना ये जो यहाँ पर जो तरंग है, यहाँ पर तरंग के विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ दर्शा रखा है हर जगह पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समय लगातार, समय में परिवर्तन के साथ लगातार विस्थापन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो माना किसी क्षण ये दो तरंगे, एक तरंग ये और एक तरंग ये दो तरंगे माध्यम में गमन कर रही थी। ठीक है, तो उस समय जो है एक तरंग का जब श्रृंग प्राप्त हो रहा है उसी क्षण दूसरी तरंग का गर्त प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जिस यहाँ पर इस दूसरी तरंग का जो आयाम है वो माना A2 है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ माध्यम में गमन कर रही हैं और एक तरंग का जब श्रृंग प्राप्त हो रहा है उसी समय दूसरी तरंग का गर्त प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो नई तरंग उत्पन्न होगी उस तरंग के कारण या उस परिणामी तरंग के कारण उत्पन्न आयाम हो जाएगा। वो ऐसा निकाला जाएगा, वो भी इनके बीजीय योग के बराबर होगा और वो यहाँ पर आएगा A1 माइनस A2। परिणामी तरंग का आयाम A1 माइनस A2 हो जाएगा। कब, जब दोनों तरंगे विपरीत दिशा में, एक का श्रृंग अगर प्राप्त हो रहा है तो दूसरे का गर्त प्राप्त हो रहा है, उस समय परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आ जाएगा A1 माइनस A2। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, ये वाली। इसमें क्या है, दो तरंगे एक साथ एक ही रेखा में माध्यम में संचरित हो रही हैं। इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो नई तरंग उत्पन्न हुई उस नई तरंग के कारण उत्पन्न जो आयाम होगा वो उस तरंग का जो आयाम होगा वो होगा इन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न आयामों के बीजीय योग के बराबर। तो माना जब ये दोनों तरंगे ऐसे हैं कि इनके श्रृंग प्राप्त हो रहे, तो जो परिणामी तरंग बनी उस परिणामी तरंग के द्वारा उत्पन्न आयाम क्या हो जाएगा, पहली तरंग का आयाम धन दूसरी तरंग का आयाम। परंतु जब अगर ऐसा हो कि एक तरंग ये है और एक तरंग ये है, ये वाली, कि जिस क्षण पहली तरंग का श्रृंग प्राप्त हो रहा है उसी क्षण दूसरी तरंग का गर्त प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये अर्धचक्र धन दिशा में, ये इस दूसरी तरंग का यही पहला अर्धचक्र क्या है, ऋण दिशा में है। तो उस समय इन दोनों के द्वारा अध्यारोपण के फलस्वरूप जो नई तरंग पैदा होगी, माध्यम में एक साथ चल रही, तो इनके मिलने से जो नई तरंग पैदा होगी उस नई तरंग के कारण जो आयाम आएगा वो आयाम होगा A1 माइनस A2, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो A1 माइनस A2, एक का विस्थापन धन दिशा में तो उस टाइम दूसरे का विस्थापन ऋण दिशा में है। तो परिणामी आयाम होगा अलग अलग तरंगों के आयामों के बीजीय योग के बराबर। तो बीजीय योग हो जाएगा यहाँ पर A1 माइनस A2 इसलिए हुआ क्योंकि जिस क्षण इसका विस्थापन धन दिशा में उसी क्षण इसका विस्थापन ऋण दिशा में। तो अब हम यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत समझा रहे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में चलती हैं, तो इन तरंगों के अध्यारोपण से एक नई तरंग पैदा होती है और उस नई तरंग
के कारण कुल आयाम, परिणामी आयाम, अलग अलग तरंगों के आयामों के बीजीय योग या सदिश योग के बराबर होता है। यही जो अध्यारोपण का सिद्धांत है। और ये जो सिद्धांत है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, ध्वनि तरंग दोनों पर लागू होता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो उस पर भी ये लागू होता है, और ध्वनि है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, उस पर भी ये लागू होता है। और अगर हम आयाम की जगह पे जैसे यहाँ पर इसका हम समीकरण लिखना चाहें तो अध्यारोपण के सिद्धांत का जो समीकरण है वो ये है, जैसे पहली तरंग का आयाम A1 है, दूसरी तरंग का आयाम A2 है। जो नई तरंग, इनके अध्यारोपण से जो नई तरंग पैदा होगी उसका आयाम होगा इनके सदिश योग के बराबर या बीजीय योग के बराबर, और उसको हम दर्शाएंगे जैसे A से या Y कुछ भी कह दीजिए, आपको Y इक्वल टू A1 प्लस A2 कह दीजिए या A इक्वल टू A1 प्लस A2 कह दीजिए। यदि हम आयाम के स्थापन विस्थापन भी कह सकते हैं आयाम के स्थान पे, तो यदि पहली तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन Y1 है, दूसरी तरंग के द्वारा उत्पन्न विस्थापन Y2 है, तो परिणामी जो तरंग बनेगी, जैसे यहाँ पर परिणामी तरंग ये बन रही थी ये वाली, तो इस तरंग के द्वारा उत्पन्न जो विस्थापन था वो विस्थापन माना Y है, तो इस Y का मान क्या आएगा, Y इक्वल टू हो जाएगा Y1 प्लस Y2। अब विस्थापन के ही अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग और ध्वनि तरंग दोनों पर लागू होता है। ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ये ऐसी तरंगों पर लागू होता है जिन तरंगों के द्वारा उत्पन्न आयाम बहुत अधिक न हो। यदि आयाम का मान बहुत अधिक नहीं है तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। परंतु यदि इस आयाम का मान, इन आयामों के मान बहुत अधिक हों तो तब अध्यारोपण का सिद्धांत वहाँ पर फेल हो जाता है। जैसे किसमें, समुद्र में उत्पन्न तरंगों में आयाम जो है बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता, या प्रघाती तरंगों में वहाँ पर भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब माना ये आयाम के रूप में दर्शा रहा हूँ मैं, इस तरंग का आयाम क्या हो गया A1 प्लस A2। अब यहाँ पर आएंगे हम व्यतिकरण पे। तो व्यतिकरण में क्या है, व्यतिकरण क्या घटना है कि इसमें यदि दो तरंगे जो हम कह रहे थे, ये दो तरंगे समान आवृत्ति की हों, ठीक है, दो तरंगे, थोड़ा यहाँ पर मैं, ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया था। अब देखते हैं हम व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहते हैं इसको, व्यतिकरण को इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण में क्या होगा, यदि दो तरंगे हमारे पास, इन दोनों तरंगों के बारे में, ये दोनों तरंगे ऐसी हैं कि इनकी आवृत्ति क्या है, समान है, समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, और ये दोनों तरंगे दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न हो रही हैं, कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर एक सब आया, यहाँ पर टर्म कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेस, ये किसे कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस किसे कहते हैं कि ऐसी तरंगे जिनमें कलांतर समय के साथ साथ अचर रहता है, ऐसी तरंगे जिनमें प्रारंभिक कलांतर समय के साथ साथ अचर रहता है, ऐसी तरंगों को हम कला संबद्ध तरंग कहते हैं। और इनको उत्पन्न करने वाला जो स्रोत होता है उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो माना जैसे यहाँ पर ये दो तरंगे हैं, ये समान आवृत्ति की हैं। समान आवृत्ति का मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर माना एक सेकंड में यहाँ पर एक चक्र पूरा हो रहा है इस तरंग का, तो यहाँ पर भी दूसरी तरंग का भी एक सेकंड में एक ही चक्र पूरा हो रहा है, तो तब ये कहलाएंगे समान आवृत्ति की। अगर ऐसा होता कि एक सेकंड में इसकी माना यहाँ पर दो, सपोज यहाँ पर दो चक्र पूरे हो जाते और इसका एक ही चक्र पूरा हो रहा है एक सेकंड में, ठीक है, तो उस समय माना यहाँ से यहाँ तक का समय भी है 5 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक का समय 5 सेकंड है। यहाँ 5 सेकंड में एक ही चक्र पूरा हो रहा है, यहाँ 5 सेकंड में दो चक्र पूरे हो रहे हैं,
तब ये समान आवृत्ति की नहीं कहलाएंगे। यानी समान समय अंतराल में अगर दोनों तरंगों में समान चक्र पूरे हो रहे हैं तो तब ये दोनों तरंगे समान आवृत्ति की कहलाएंगे। तो यदि ये दोनों तरंगे समान आवृत्ति के हैं और इनका जो कलांतर, प्रारंभिक कलांतर है वो अचर है, वो चेंज नहीं हो रहा। माना अगर यहाँ पर इन दोनों में कलांतर है सपोज फाई का, तो वो कलांतर हर समय फाई रहे, तो तब ये कहलाएंगी कला संबद्ध तरंगे। तो यदि दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की और कला संबद्ध तरंगे एक साथ एक ही रेखा में चलती हैं, तो होता क्या है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर इन तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है, तो उससे क्या होता है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कहीं पे अधिकतम आती है और कहीं पे न्यूनतम आती है, और तीव्रता के पुनर्वितरण की यह घटना ही व्यतिकरण कहलाती है। दोबारा सुनिए इसको, यदि दो या दो से अधिक तरंगे जो क्या है, समान आवृत्ति की हैं, कला संबद्ध तरंगे, तो यदि दो तरंगे समान आवृत्ति की हों, कला संबद्ध हों, वो एक साथ एक ही रेखा में गमन कर रही हों, तो इनके अध्यारोपण से जो नई तरंग बनती है, उस नई तरंग का माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो तीव्रता के पुनर्वितरण की घटना, पुनर्वितरण मतलब कहीं पर अधिकतम हो रही है, कहीं पर न्यूनतम हो रही है, तो तीव्रता के पुनर्वितरण की घटना ही व्यतिकरण कहलाती है। ये जो है व्यतिकरण की परिभाषा है। व्यतिकरण का संबंध है तीव्रता से। अब तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है, तो जहां पर जिन बिंदुओं पर अगर माना तरंगें ऐसे चल रही हैं कि इसका जिस समय स्रिंग प्राप्त हो रहा है उसी समय इसका भी स्रिंग प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, इनके कारण जो परिणामी तरंग बनेगी उसका जो आयाम होगा वो क्या होगा, A1 + A2, ये हमने दिखाया। तो यानी यहाँ पर आयाम क्या हो गया, अधिकतम हो गया। तो जहां पर आयाम अधिकतम होता है वहां पर तीव्रता भी हमको क्या मिलती है, अधिकतम मिलती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जैसे तीव्रता है, तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आयाम अधिक है तो तीव्रता भी निश्चित ही अधिक होगी। तो जहां पर आयाम अधिकतम मिल रहा है वहां पर तीव्रता भी क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी इससे। तो ऐसा कब होगा, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की का आयाम अधिकतम है वहां पर क्या होगा, तीव्रता भी अधिकतम मिलेगी। और अगर ऐसा है कि ये एक तरंग धन दिशा में चल रही है जिस समय, माना उसी समय ये वाली तरंग क्या होती, ये वाली तरंग माना इस प्रकार से होती, कि जिस क्षण इस पहली तरंग में स्रिंग प्राप्त हो रहा है उसी क्षण इस तरंग में गर्त प्राप्त हो रहा है। यानी जिस क्षण यहाँ पर तरंग के कण का विस्थापन धन दिशा में, उसी क्षण दूसरी तरंग के कण का विस्थापन ऋण दिशा में। तो ऐसी स्थिति में जो परिणामी तरंग बनेगी, इन दोनों तरंगों के मिलने से जो नई तरंग पैदा होगी, उस नई तरंग के कारण जो आयाम आएगा, उस नई तरंग का जो आयाम होगा वो इस प्रकार का हो जाएगा। ये तो तब ये आयाम आएगा परिणामी तरंग का आयाम। ये कौन सी तरंग है, परिणामी तरंग। तो यहां पर आयाम आ जाएगा A1 - A2। तो जहां पर आयाम ये क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब आयाम न्यूनतम होता है तो वहां पर तीव्रता भी क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो अर्थात जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम है वहां पर तीव्रता भी अधिकतम मिलती है। जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम हो जाता है जैसे यहाँ पे, तो वहां पर तीव्रता भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो तीव्रता के इस प्रकार से पुनर्वितरित होने की घटना ही व्यतिकरण कहलाती है। अब होता क्या है, जहां पर तीव्रता अधिकतम मिल रही थी, जहां पर अधिकतम आयाम था वहां पर तीव्रता अधिकतम थी, तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम मिलती है उन बिंदुओं पर होने वाला जो व्यतिकरण है उसे कहते हैं हम संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। अब हम जल्दी इसमें व्यतिकरण पढ़ रहे हैं।
इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उन बिंदुओं पर होने वाला जो व्यतिकरण है वो कहलाता है संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण। दोनों एक ही चीज है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम आती है माध्यम के, उन बिंदुओं पर होने वाला व्यतिकरण संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहलाता है। ऐसे जगह पे जहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पर आयाम क्या होगा, निश्चित ही अधिकतम होगा। वहां पर कण का आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। और ऐसी जगहों पे क्या होता है, तीव्रता अधिकतम तो होती है, माना ऐसे संपोषी व्यतिकरण वाली जगहों पे जो अधिकतम तीव्रता है हम उसको आई मैक्सिमम से दर्शा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया था ऐसे एक तरंग ये ली थी जिसका आयाम क्या था, A1 था। ठीक है, ये विस्थापन और किसके बीच का ग्राफ है, समय के बीच का ग्राफ है। दूसरी तरंग ये थी जिसका आयाम माना सपोज A2 है, ये भी विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था, इनके मिलने से जो नई तरंग बनी माना वो बनी ये, इसका आयाम क्या आ गया, A1 प्लस A2। अगर यहाँ ये गर्त में है इसका जिस समय श्रृंग प्राप्त हो रहा है उसी समय इसका भी क्या हो रहा है, श्रृंग प्राप्त हो रहा है, तब आयाम ही आ जाएगा। अब जो है माना जो पहली तरंग थी इसके कारण यहाँ पर तीव्रता, पहली तरंग की तीव्रता माना I1, दूसरी तरंग की तीव्रता माना I2, और जो परिणामी तरंग बनी इस परिणामी तरंग की तीव्रता माना I। तो जिन बिंदुओं पर इस I का मान अधिकतम होता है यानी I मैक्सिमम होता है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर आयाम अधिकतम होगा वहाँ पर परिणामी तीव्रता को हम I मैक्सिमम लिख देंगे। तो संपोषी व्यतिकरण वाली जगहों पर I मैक्सिमम का मान, अधिकतम तीव्रता का मान अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या होता है, अधिक होता है। बराबर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यानी संपोषी व्यतिकरण वाली स्थानों पर परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक प्राप्त होती है, और ऐसे स्थानों पर हमेशा दीप्त फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। आगे पढ़ेंगे इसको हम। इसके बाद कुछ स्थान ऐसे होते हैं व्यतिकरण में जहां पर तीव्रता न्यूनतम आती है, जैसे कब आ रहा था ये, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम आती है वो कब आएगा, जहां पर आयाम भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ऐसे स्थानों पर होने वाला जो व्यतिकरण है वो कहलाता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटर विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, कम से कम तीव्रता आती है, यहाँ पे मानव तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता को हम दर्शा रहे हैं I मिनिमम से। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। और ऐसे स्थानों पर हमेशा अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, लगभग काली फ्रिंज प्राप्त होती है।
और ऐसा तब होता है जिन बिंदुओं पर आयाम न्यूनतम होगा वहां पर तीव्रता भी न्यूनतम होगी। जैसे कि ये स्थिति कब आएगी, यदि क्या हो रहा है, एक तरंग का जिस क्षण एक तरंग का हमको श्रृंग प्राप्त हो रहा है उसी क्षण दूसरी तरंग का हमको क्या मिल रहा है, गर्त मिल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जो परिणामी तरंग की तीव्रता आएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, और तब उसका जो वक्र आएगा उस समय ये इस प्रकार का आएगा, A1 माइनस A2, ये आयाम हो गया। और यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी। तो जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, आई मिनिमम हो जाती है, वहां पर जो है विनाशी व्यतिकरण होता है। और ऐसे स्थानों पर हमेशा अदीप्त फ्रिंज मिलती है, काली फ्रिंज मिलती है, डार्क फ्रिंज कहते हैं उसको। अब ये तो व्यतिकरण में हुआ। और जैसे इस पे एक एग्जाम्पल व्यतिकरण वाली घटना पे जो उदाहरण है, जैसे हम साबुन का झाग देखते हैं, तो साबुन के झाग को अगर हम सूर्य प्रकाश में देखें तो उसमें विभिन्न रंग की पट्टियां मिलती हैं। तो वो साबुन के झाग में विभिन्न रंग की जो पट्टियां मिलती हैं उसका कारण जो है व्यतिकरण है। इसको हम आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे।